नमस्कार साथियों, बंधन अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं वंदना मुदगल। तो आज एक बार हम फिर से नई वीडियो लेके आए हैं और इसमें हम दो यूपी टेट 2019 का ही पेपर सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में हमने हिंदी के प्रश्न सॉल्व किए थे और आज हम सीडीपी सॉल्व करेंगे, मनोविज्ञान। तो चलो शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही हर रोज़ आपको वीडियो मिलेंगी, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। जितना आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उतनी ही आपकी तैयारी अच्छी होगी। और पिछले साल के प्रैक्टिस सेट और मैं आपको व्याख्या के साथ कराऊंगी। और इससे क्या होता है कि आप जितना प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो उससे आपको ये लेवल पता चलता है कि प्रश्नों का लेवल कैसा होता है और आपकी प्रैक्टिस से यानी आप कहाँ कमज़ोर हो, ये सारी बातें आपको प्रैक्टिस सेट लगाने से ही पता चलती हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए, बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, बच्चे को दंड देना चाहिए, बच्चे को परामर्श देना चाहिए। अब आप खुद सोचो कि एक शिक्षक के तौर पर आप क्या करोगे। ठीक है, समस्यात्मक बालक क्या होते हैं, समस्यात्मक बालक पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी और आपको पढ़ाऊंगी। समस्यात्मक बालक वे बालक होते हैं जैसे चोरी करने वाले बालक, झूठ बोलने वाले बालक, कक्षा में बहुत ज़्यादा शोर मचाने वाले बालक, दंडता करने वाले बालक, कभी किसी को छेड़ दिया, ये बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो अगर क्या ऐसे बच्चे को शिक्षक को पढ़ाना नहीं चाहिए, दंड देना चाहिए, नज़रअंदाज कर देना चाहिए या घर वापस भेज देना चाहिए। ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं। सही उत्तर होगा आपका बच्चे को परामर्श देना चाहिए, यानी शिक्षक को उसको परामर्श देना चाहिए, सुधार की कोशिश करनी चाहिए कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा प्रश्न लेते हैं, पाठ सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं। अब पाठ सहगामी क्रियाएं क्या होती है, यानी पढ़ाई के साथ साथ, विषयों के साथ साथ विषय से ही संबंधित हम पाठ सहगामी क्रियाएं करवाते हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चों के मानसिक विकास से है, छात्रों के सर्वांगीण विकास से, शैक्षिक संस्थानों के विकास से, छात्रों के वृत्तिक विकास से। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सही नंबर 2। ठीक है, ये आपका हो जाएगा नंबर 2, छात्रों के सर्वांगीण विकास। यानी आपका खेल कूद, पाठ सहगामी क्रियाएं, आपकी क्विज है, बहुत सारी चीजें होती हैं पाठ सहगामी क्रियाओं में। तो इससे क्या होता है, बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। ठीक है, तो अधिगम माने क्या होता है, अधिगम माने होता है सीखना, यानी सीखने का सिद्धांत किस किसने दिया है, आपका थार्नडाइक ने दिया है, स्किनर ने दिया है, कोहलबर्ग ने दिया है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बीएस ब्लूम, यानी बीएस ब्लूम ने आपका अधिगम का सिद्धांत नहीं दिया है। अगले को प्रश्न करते हैं, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य क्या है। ठीक है, तो एक होता है आपका अवरोधन और एक होता है अपव्यय। अपव्यय होता है कि बहुत से बच्चे हमारे प्राइमरी तक यानी कक्षा 5वीं से पूर्व ही विद्यालय छोड़ देते हैं। तो ये हमारा अपव्यय होता है, शिक्षा का अपव्यय होता है। और अवरोधन होता है कि एक ही कक्षा में बच्चे को बार बार पढ़ते रहना। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है। ठीक है, तो यानी हमें अपने पूर्व ज्ञान, तो इसमें हमारा हो जाएगा आंसर आपका प्रस्तावना कौशल। जब भी हम प्रस्तावना प्रस्तुति करते थे तो हमें इसका मतलब पूर्व ज्ञान का पता होना चाहिए। यानी बच्चे के सामने भी हम प्रस्तावना जब लेके आते हैं तो प्रस्तावना में क्या है, हम जो हमने उसे पूर्व में पढ़ाया है उसके साथ जोड़ते हैं। ठीक है, ये प्रस्तावना कौशल होता है। अगला प्रश्न, निम्न में किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है, ये आपका स्किनर ने दिया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, यानी क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, से पुनर्बलन का सिद्धांत भी हम कहते हैं। निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आंतः प्रज्ञ अवस्था। ये आपके जो जीन पियाजे जी हैं उन्होंने दी है। मारिसन के बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है, वे क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इन्हें हम देखते हैं, प्रस्तुतिकरण, खोज, संगठन, आत्मीकरण, वाचन, अभिव्यक्ति। तो इसका आपका राइट आंसर है
नंबर 2। ठीक है, ये आपका नंबर 2। अब देखते हैं जैसे दूसरा, यानी सबसे पहले हम कोई भी चीज़ होती है, कोई भी वस्तु, सबसे पहले हम क्या करते हैं, खोज करते हैं। खोज करने के बाद फिर उसका प्रस्तुतिकरण करते हैं, और प्रस्तुतिकरण करने के बाद आत्मीकरण करते हैं। आत्मीकरण के बाद तब जाके उसकी व्यवस्था बनाते हैं, और फिर बाद में वाचन यानी अभिव्यक्तिकरण। तो इसका आपका राइट आंसर 2। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। अब संज्ञानात्मक, तो संज्ञानात्मक में आपका ज्ञान है, अनुप्रयोग है और बोध है। तो इसमें आपका राइट आंसर है अनुमूल्यन, ये आपका नहीं है, यानी कौन सा नहीं है। तो संज्ञानात्मक में आपका कौन सा नहीं है, अनुमूल्यन। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है। तो अधिगम के वक्र होते हैं आपका उन्नतोदर, ये भी है, मिश्रित है और नतोदर। और लंबवत है, ये आपका कोई भी वक्र नहीं है। मिश्रित में यानी कभी हमने पढ़ लिया, कभी नहीं, कभी पढ़ लिया, ये हमारा मिश्रित होता है। और नतोदर में होता है, यानी बच्चा पहले बहुत एकदम से फास्ट पढ़ता है और फिर बाद में जाके कम हो जाती है उसकी। और अब इतना मतलब कुछ इसमें आपको समझाने में टाइम लगेगा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं इस पर भी नई वीडियो लेके आऊँगी, तो वहाँ जाके आपको समझाऊँगी। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, ये किसने कहा है। तो ये आपका राइट आंसर है गिलफोर्ड, यानी ये हमारा गिलफोर्ड जी ने कहा है। सूची ए तथा सूची बी को सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न है ब्रूनर, और ये आपका किसने दिया है। तो ये आपका राइट आंसर है 3। ठीक है, राइट आंसर आपका 3 है। तो इसको देखते हैं, जैसे ब्रूनर, तो ब्रूनर ने, अब इसको हमने 4 से मिलाया है। ठीक है, तो कौन सा दिया है, संप्रत्यय का दिया है इस तरीके से, और ये हमारा राइट आंसर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, समस्या समाधान का प्रथम चरण है। ठीक है, तो समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या होगा, सीधी सी बात है, परिकल्पना तो नहीं कर सकते, आंकड़ा संग्रहण भी नहीं कर सकते, और परिकल्पना का परीक्षण भी नहीं कर सकते। सबसे पहले प्रथम चरण में हमें क्या पता होना चाहिए, समस्या की पहचान, यानी समस्या क्या है, ये हमारा प्रथम चरण होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब, यानी अधिगम कहते हैं सीखना, यानी सीखना सबसे ज्यादा प्रभावशाली कब होगा। तो शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय करेगा। अब निष्क्रिय तो करना ही नहीं है। बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। पढ़ने लिखने गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा। अकेले हमें पढ़ने लिखने और गणितीय कुशलताओं पर बल तो बिल्कुल भी नहीं देना है। शिक्षण व्यवस्था का एक आध शिक्षण व्यवस्था भी नहीं देखनी है। तो क्या करना है, हमें बच्चे का तीनों विकास करने हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोचालक यानी मनोवैज्ञानिक। ठीक है, तो ये हमें तीनों क्या करने हैं, बच्चे के करने हैं। अगला प्रश्न, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है। तो इसमें आपका उभयनिष्ठ है प्रस्तुतिकरण। ठीक है, और अगला प्रश्न देखते हैं, मानव विकास का प्रारंभ होता है। अब मानव विकास का प्रारंभ कब हो जाता है, विकास का अर्थ होता है उसका शारीरिक, मानसिक यानी सभी। तो ये हमारा गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है। मानव विकास की अवस्थाएं जब आप पढ़ोगे तो वहाँ आपको पता चलेगा कि गर्भावस्था से ही मानव विकास का प्रारंभ हो जाता है। अगला है द कंडीशन ऑफ लर्निंग, पुस्तक के लेखक हैं। तो ये आपके हैं, ये आपके R.M. गेने। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। अब किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। ठीक है, ये किसने कहा है, तो ये आपका बहुत चर्चित परिभाषा है, और ये स्टेनले हॉल ने कही है। ये बहुत परीक्षाओं में बार बार पूछी भी जाती है, तो इसको आप विशेष रूप से याद भी कर लें। और फिर है आपका सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है। तो भारतीय प्रतिमान की बात करें तो ये आपका 36 मिनट है। अब सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। ये कथन किसका है,
तो ये कथन आपका रोश का है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। स्तंभ ए और स्तंभ बी को सुमेलित कीजिए। ये भी आपका पहला ही वाला हो जाएगा। ठीक है, इसका ये आपका पहला है। तो पहले में आपका एनिमेटल इंटेलिजेंस, ये आपका किसने दिया है? ये आपका थार्नडाइक ने दिया है। और पुनर्वलन की, ये आपका स्किनर ने दिया है। सारगर्भिता का नियम, ठीक है, ये आपका गेस्टास। और अनुकूलन का फ्याजे। अगला प्रश्न देखते हैं। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये कथन किससे संबंधित है? तो ये आपका निरंतरता का सिद्धांत है। यानी विकास हमारा क्या है? ये निरंतर चलता ही रहता है, गर्भावस्था से लेके और जब तक हम जीते हैं तब तक ये हमारा चलता ही रहता है, निरंतर बना ही रहता है। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई? तो ये तो सबको पता ही होगा, ये हमारा 86वां संविधान संशोधन था, जिससे शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो अभिप्रेरणा आपको मैकडूगल हमेशा याद रखना है। अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया? मैकडूगल ने दिया। ठीक है, अगला प्रश्न। किसने विकास की किस अवस्था को क्लोर तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? अभी ऊपर हमारी आई थी तनाव वाली, तो तनाव वाले स्टेन ने, हॉल ने कहा है। और कोर और ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल। तो संवेगात्मक विकास हमारे किस अवस्था में होते हैं? ये हमारे होते हैं बाल्यावस्था में। ठीक है, तो बाल्यावस्था कैसी है? हमारी संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। अगला प्रश्न। किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया? तो ये भी आपके क्या है? गार्डनर है। ठीक है, डिसलेक्सिया में ये करने में कठिनाई होती है। अब डिसलेक्सिया क्या है? डिसलेक्सिया है आपकी पढ़ने में, ठीक है, यानी आपकी पढ़ाई से संबंधित है, पढ़ने में, यानी कोई भी चीज़ है उसको बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होती है। और लेक्सिया यानी लिखावट, इसको आप इस तरीके से देख सकते हो। ग्राफिया, और ग्राफ से हम लिखते हैं तो हमारा लिखने से हो गया। और डिसलेक्सिया ये हमारा पढ़ने से हो गया। और ये अधिगम अक्षमता है, इस पर मैंने वीडियो बना भी रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? ठीक है, तो ये है आपका शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल देना चाहिए। शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? जरूर देना चाहिए। तो आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान और भी हम देखते हैं। बच्चे को आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित भी करना चाहिए। और इसमें आपको ये क्या देखना है? नहीं देखना है। ज़्यादातर हम गलत यही करते हैं, हमें प्रश्न में ही नहीं देखना है। तो शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अवश्य देना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए अब अनुमति नहीं देनी चाहिए, जरूर देनी चाहिए। प्रेरित करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रेरित करना चाहिए। हतोत्साहित तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, रोक देना चाहिए, बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। ठीक है, तो अब ये वृद्धि तो नैतिक विकास से, सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से, भावात्मक विकास से। अब देखो, एक होती है वृद्धि और एक होता है विकास। तो वृद्धि किसकी होती है? शरीर की होती है। ठीक है, और विकास हमारा शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, यानी सब कुछ, यानी जो कुछ भी है सब में विकास होता है। विकास हमारा हर पहलू से संबंधित होता है। और ये लेकिन वृद्धि हमारी शरीर से संबंधित होती है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक विकास से। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। और ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ जुड़ें। नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें और लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।